रहीम। हमने यूनिट स्टार्ट किया था ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। पार्ट 1 में हमने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था, हेपरिन और वारफरिन के हवाले से काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था, और उसके एंटीडोट, साइन, सिम्टम, तमाम चीज़ें हमने, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, और इस पार्ट 2 में हम जो नेक्स्ट जो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती है, इसको एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स कहा जाता है। देखो, प्लेटलेट्स की अगर हम नॉर्मल पहले चीज़ों को नॉर्मल हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, प्लेटलेट्स का नॉर्मल काम क्या है कि अगर कहीं पे जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनाना, ताकि वहाँ पर क्लॉटिंग करना, ताकि प्लेटलेट्स का प्लग बनाना, ताकि जो ब्लीडिंग वगैरह है वो रुक सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बीमारी वगैरह हो जिसमें ख़ुद से ही प्लेटलेट्स के प्लग बनते रहें या न्यू प्लग बनते रहे, तो उसको ख़त्म करने के लिए, या जो नए प्लग बन रहे हैं उनको रोकने के लिए, या जो प्लग्स बने हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए, तो इनके लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं इसको एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स कहा जाता है। दीज आर द एजेंट डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स प्लग बाय द डिक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्लेटलेट्स टू वेरियस स्टिमुलाई दैट इज अ वुड काज देम टू स्टिक एंड द कंबाइन टुगेदर ऑन द वेसल वॉल। देखो, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स किस लिए दी जाती है, ताकि जो प्लेटलेट्स का जो प्लग्स बन रहा है उसकी फॉर्मेशन को रोक सके। कैसे रोकता है? वो स्टिमुलस जो प्लेटलेट्स प्लग को प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ आपस में चिपकाते हैं, वो प्लेटलेट्स प्लग बनाते हैं, तो ये एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स जाके उस स्टिमुलस की रोक देते हैं। जब वो स्टिमुलस ही रोक जाएगा तो उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे और प्लेटलेट्स प्लग नहीं बनेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अच्छा, इसके लिए मुख्तलिफ ड्रग्स दी जाती है। उस ड्रग्स के कुछ नाम यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। अच्छा, ये जो ड्रग्स हैं इसमें फर्स्ट ड्रग जो है एस्प्रिन, दूसरा है डाइपायराडामोल, तीसरा है सल्फाइन पायराजोन, चौथा है टाइक्लोपाइडिन, और ये पांचवा है क्लोपाइडोग्रिल के नाम से है, और ये जो छठा है ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फिर ये 3 किस्म के ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स हैं, और इसके यूजेस प्लेटलेट्स प्लग को, इनका काम ये है कि इनका ये जो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स है और ये जो ड्रग्स है इनका काम है कि जो प्लग्स वगैरह उनकी फॉर्मेशन को रोकना और जो है उनको ख़त्म करना, ठीक है। अच्छा, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, दीज एजेंट इनहिबिट द एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द क्लॉटिंग प्रोसेस by the blocking the receptor site on the platelets membrane, prevent the platelets to platelets interaction and thereby the prolonging the bleeding time। देखो, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बात की है। कह रहे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान लें कि ये हमारे बॉडी के अंदर एक क्या है, आप एक मिनट, आप ये जहन में रखें कि भाई ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये एक प्लेटलेट्स मौजूद है, ठीक है, और यहाँ हमने एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स दे दिया। ये आप मान लें कि भाई हमने एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स दे दिया। जब हमने एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स दिए, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स दिए, ये एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स क्या करेगा, ये सीधा चले जाएगा जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद है उन प्लेटलेट्स के पास चला जाएगा, उनका जो ये रिसेप्टर साइड है, इस रिसेप्टर के साइड के अंदर चला जाएगा। ये रिसेप्टर साइड है ना, इसको ब्लॉक कर देगा। जब ये ड्रग्स आगे इस रिसेप्टर साइड को ब्लॉक कर देगा, इसका रिसेप्टर साइड ही ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके नतीजे में होगा क्या, इसके नतीजे में एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ चिपकेगा नहीं, और इसकी एग्रीगेशन कहते हैं चिपकने को। ये बेसिकली एंटी प्लेटलेट्स जब देते हैं तो ये एग्रीगेशन को रोक देता है, एक प्लेटलेट्स को दूसरे प्लेटलेट्स के साथ आपस में चिपकने को रोक देता है। कैसे रोकता है, ये ड्रग्स चले जाते हैं एक रिसेप्टर के, एक प्लेटलेट्स के जो रिसेप्टर साइड है उसके साथ बाइंड हो जाता है, ताकि इनके आपस में इंट्रैक्शन ना हो और ये चिपके नहीं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स आप बहुत ज़्यादा की तादाद में दे दें तो फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी को चोट वगैरह भी लग गई और प्लेटलेट्स प्लग ज़्यादा, मतलब जो ब्लड वेसल होंगे वो फॉर एग्जांपल वो फिर बारीक हो जाते हैं और ब्लड वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो क्या करती है, वो ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देती है। वो इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा वजह यह है क्योंकि वो प्लेटलेट्स प्लग आपस में नहीं चिपकेंगे वहाँ पर ज़ख़म साइड पर, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग टाइम को भी इंक्रीज़ कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एंटी प्लेटलेट्स की जैसे इसकी इंडिकेशन बताई गई है कि हम प्लेटलेट्स किसको देते हैं। हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह हो या स्ट्रोक के पेशेंट हो, तो उनको ये एंटी प्लेटलेट्स दी जाती है ताकि फ़र्दर जो नए और प्लग्स बन रहे होते हैं वो ना बने, क्योंकि ऑलरेडी जो मौजूद है वो तो ठीक है, लेकिन और नए बनने से रोकने के लिए दिया जाता है प्रिवेंशन ऑफ द रिपीट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके लिए भी, ताकि दोबारा से मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो, प्रिवेंट ऑफ द स्ट्रोक, दोबारा से स्ट्रोक ना हो, इस्केमिक अटैक ना हो, ठीक है। इस्केमिक अटैक किसे कहते हैं कि भाई अगर एक ब्रेन या किसी भी बॉडी टिश्यू तक ब्लड प्रॉपर ना पहुंचे, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पर टिश्यू ऐसे ऐसे डेड होने जाते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है, उसको इस्केमिक अटैक कहा जाता है। इन द पेशेंट विद द ग्राफ टू मेंटेन इट्स पेटेंसी, और इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ग्राफ की पेटेंसी को मेंटेन रखता है। मतलब ये इंडिकेशन का मतलब ये कि एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स जो है आप इन चीज़ों के लिए दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा एंटीप्लेटलेट्स की बात की कि फार्माकोडायनेमिक्स, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स देने का कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, लाजमी बात है, जब प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, जब वो कम्बिनेशन नहीं होगी, वो कंबाइन नहीं होगी तो प्लग नहीं बनेगा। जब अगर किसी को ज़ख़म वगैरह लग जाए तो वहाँ अगर प्लेटलेट्स का प्लग नहीं बनना तो वहाँ पर ब्लीडिंग होती रहेगी। तो एक बड़ा मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो ब्लीडिंग है। जीआई गम ब्लीडिंग, जीआईटी में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गम ब्लीडिंग, जब ब्रश करते हैं तो उस दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो सकती है स्टमक में। टेरी स्टूल मतलब जो आपका स्टूल है वो ब्लैक भी हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका भी इफेक्ट हो सकता है। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, वीकनेस भी हो सकती है। स्किन में इसको पेटेचाई के से कहते हैं, जैसे ब्लू निशान बन जाते हैं, उसमें जो वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि जो बिल्कुल टिनी ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर होने की वजह से बनते हैं। ब्राउजिंग होती है और एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्पायरिन टॉक्सिसिटी, देखो अगर हम यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ड्रग्स की बात की ना, ये जो यहाँ पर हमने एंटीप्लेटलेट्स पे जो हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट ड्रग्स जो यहाँ पर स्पायरिन, अगर फॉर एग्जांपल किसी को स्पायरिन ड्रग्स दी जाती है तो उसकी वजह से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंट को ये भी हो सकती है, ये भी आप लोगों ने देखना है जब ड्रग्स आप देते हो, तो ये टिंटिनिस कहते हैं, सॉरी टिंटिनिस किसे कहते हैं, टिनिटिस, टिनाइटिस, ये टिनाइटिस किसे कहते हैं? टिनाइटिस कहते हैं जैसे कानों के अंदर मतलब आवाज़ें वगैरह नहीं आती, इस तरह जैसे इस तरह लगता है कि कानों में कोई चीज़ जो है वो आवाज़ें वगैरह का जो सीटी वगैरह की आवाज़ें होती है ना, उसको टिनाइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो इस ड्रग्स की वजह से ये भी हो सकता है, तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स की बात करें, डिटरमाइन इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक और सेंसिटिविटी टू द मेडिकेशन। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स से कोई एलर्जी हो, कोई मसला हो, तो वो आप उसको उस पेशेंट को आपने ये नहीं देने, ठीक है। मॉनिटर द क्लोजली द वाइटल साइन, और अगर जिस पेशेंट को आप दे रहे हैं तो आपने उस पेशेंट की प्रॉपरली वाइटल साइन को देखना है, ब्लीडिंग एरिया को देखना है, प्रॉपरली उसको देखना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक ड्रग्स विद फूड, पेशेंट को कहना है कि भाई आपने ड्रग्स जो है फूड के साथ इस्तेमाल करना है ताकि आपको जीआई में कोई इरिटेशन वगैरह काज ना करे। मॉनिटर द ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम एंड प्लेटलेट्स काउंट, और आपने अगर पेशेंट को एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स दे रहे हैं तो आपने उसका प्रॉपर ब्लीडिंग टाइम भी देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है तो कितने टाइम तक हो रही है, स्टॉप कब हो रही है, क्लॉटिंग टाइम देखना है कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है, प्लेटलेट्स काउंट भी देखना है, तमाम चीज़ें आपने प्रॉपर सी तरीके से देखनी है। अच्छा, नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करें, एक नर्स का रोल क्या होता है जब एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स दी जाती है, तो वो नर्स क्या रोल प्ले करता है? सजेस्ट द सेफ्टी मेजरमेंट इंक्लूड द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेजर एंड एविडेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट स्पॉट्स। देखो सिंपल सी बात यह है कि भाई आपने उसको बताना है कि भाई आप रेज़र का इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रिकल रेज़र जो होते हैं जैसे मशीन वगैरह उनका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट शेव वगैरह करता है तो उसके अगर ब्लेड से कट वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस होगा, तो इसकी वजह से आपने कहा है कि एक प्रिवेंशन मेजरमेंट है कि भाई आपने पहले से एहतियात करना है ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो।
प्रोवाइड इंक्रीज एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इन्वेसिव प्रोसीजर। देखो अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई सर्जरी वगैरह हो, कोई ऐसी प्रोसीजर और वहाँ पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, तो आपने क्या करना है, तो उसको उस जगह जहाँ पर ब्लीडिंग है उस जगह को प्रेस कर देना है, उसको प्रेस कर देना है ताकि वो प्रेस होगा तो उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह रुकेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई इस तरह कोई प्रोसीजर में कोई ब्लीडिंग वगैरह हो तो आपने ऐसा प्रेशर ड्रेसिंग करनी है ताकि वो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, और आइस पैक का भी इस्तेमाल करना है ताकि फिर वो जो ब्लीडिंग है वो रोकने के लिए। ठीक है। और इस तरह टिनाइटिस को भी आपने मॉनिटर करना है। अगर हम पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं तो उसकी वजह से उस पेशेंट को कानों में आवाज़ें वगैरह तो नहीं आ रही, कोई शोर सीटी जैसा आवाज़ तो नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों को भी आपने मॉनिटर करना है। अच्छा, यहाँ पर अभी थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स की बात करें। अभी तो हमने बात की कि भाई नए प्लेटलेट्स प्लग जो है वो नए रोकने के लिए जो ड्रग्स हमने बात की थी वो पर हमने सारे डिस्कस कर ली ताकि नए ड्रग्स और नए प्लेटलेट्स के प्लग ना बने। अभी यहाँ पर इसमें हम बात करेंगे कि भाई जो प्लग्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना है, तो उनके लिए जो ड्रग्स दी जाती है उसको थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स कहा जाता है। जो थ्रम्बस बने हुए होते हैं प्लेटलेट्स के, वो उस क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए ड्रग्स दी जाती है। ठीक है। अच्छा, दीज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आर यूज टू एक्टिवेट द नेचुरल एंटी-क्लॉटिंग फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म टू कन्वर्ट द प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन विच डिस्ट्रॉय एंड ब्रेक डाउन द फिब्रिन थ्रेड्स इन द ब्लड क्लॉट फिब्रिनोलाइसिस। देखो फिब्रिन क्या है, पहले हमने फिब्रिन फर्स्ट वीडियो में बात की थी। तो फिब्रिन क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है और एक ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर होता है कि ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ ये एक जाल की तरह काम करते हैं, प्लेटलेट्स को आपस में एक दूसरे का चिपकाने का काम करते हैं ताकि वो प्लग बनते रहे। तो यहाँ पर होता क्या है, जब थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स दी जाती है ना, वो क्या करती है, वो जो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज़्म है। जो क्लॉट्स बने होते हैं उनके ऊपर कुदरती तौर पर ये मैकेनिज़्म काम करता है और वो जो बॉडी के अंदर क्लॉट्स बने होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है उन क्लॉट को। जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो ये क्या करता है, उस नेचुरल मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करता है। वो नेचुरल मैकेनिज़्म क्या करता है, वो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। जब प्लाज्मिनोजिन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, वो उस जो प्लग्स क्लॉट्स बने होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम शुरू कर देता है, फिब्रिनोलाइसिस करना शुरू कर देता है, जिसके रिजल्ट में क्या होते हैं, क्लॉट जो होते हैं डिसइंटीग्रेशन होते हैं, वो क्लॉट जो होते हैं वो पिघलना और टूटना शुरू हो जाते हैं, वो जो क्लॉट्स बन रहे होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसमें जो है कॉमनली जो मेडिकेशन यूज़ होती है, इसमें ज़्यादातर एंजाइमेटिक मेडिकेशन यूज़ होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी थ्रोम्बोलाइटिक्स, या एज आता है ना, जहाँ पर ASE आता है तो ये एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एंजाइमेटिक काम करते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरिकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर और अल्टीप्लेज, अच्छा ये भी एक एंजाइम है, और एनिस्ट्रिप्लेज ये भी एक एंजाइम है, रिडिप्लेज। तो ये तमाम वो ड्रग्स है जो उस प्लेटलेट्स से जो प्लग्स बना होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी मैकेनिज़्म की बात की है, तो जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने बात की और यूरोकाइनेज, ये क्या एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिस्टमिकली काम करते हैं और ये डिज़ोल्व करते हैं ब्लड क्लॉट को। किसको डिज़ोल्व करते हैं, ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व करते हैं। बाय किसके ज़रिए, एक्टिवेट कर दे प्लाज्मिनोजिन टू प्लाज्मिन, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये प्लाज्मिनोजिन क्या है और प्लाज्मिन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब प्लाज्मिन की अगर हम बात करें तो देखो प्लाज्मिन क्या होता है, ये प्लाज्मिनोजिन क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी हो। पहले इसको समझने की कोशिश करें, प्लाज्मिनोजिन क्या होता है। देखो प्लाज्मिनोजिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है और ये एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है। हमारा लीवर जो है इसको बनाता है और ये फिर ब्लड में जो है वो घूमता रहता है, लेकिन एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ज़रूरत होती है तो ये प्लाज्मिनोजिन जो है प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लाज्मिन क्या है, ये इसी प्लाज्मिनोजिन की एक्टिव फॉर्म है। बेसिकली ये सोया हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत होती है क्लॉट्स को तोड़ना होता है तो ये अपने आप को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है।
ये जो प्लाज्मिन, इसी की प्लाज्मिनोजन की एक्टिव फॉर्म प्लाज्मिन है, ठीक है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो इसको हम प्लाज्मिन कहते हैं। और ये प्लाज्मिन क्या करता है, जो उसके जो क्लोड्स बने होते हैं, किसके, जो फिब्रिन के जो क्लोड्स बने होते हैं, ये जाके उस फिब्रिन के क्लोड्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ताकि फिब्रिन के जो क्लोड्स है वो टूटना शुरू हो जाए, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मिन के अंदर इतना ही फ़र्क है कि प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मिन इसको कहा जाता है। और ये फिर क्या कहते हैं, सीधा जो फिब्रिन के प्लग्स बने होते हैं, क्लोड जो बनाए हुए होते हैं, उसको डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि भाई इसको हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के पेशेंट को दे देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट को, जो लंग्स के अंदर जो है वो क्लॉट्स वगैरह बन जाए, थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक, जो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट्स वगैरह बनते हैं उसको, स्ट्रोक के पेशेंट को, पेरिफेरल आर्टरियल थ्रोम्बोसिस, जो पेरिफेरल जो आर्टरीज़ होती हैं वहाँ पर अगर क्लॉट्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए दे देते हैं। तो मुख्तलिफ जो टू ओपन द क्लॉट IV कैथेटर या IV कैथेटर के जरिए वेसल्स के अंदर जो क्लॉट्स बने होते हैं तो उन क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, अच्छा इसकी बात करते हैं। भाई ये जो है इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि ये हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उनके ऊपर भी इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। हाइपरटेंशन एंड डिसरिथमिया काज कर सकता है, ठीक है, ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। अच्छा, हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो ये ब्लीडिंग को भी इंक्रीज़ कर सकता है। ये मोस्ट कॉमन इफेक्ट है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना। और हेडेक भी कर सकता है, इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है, नोज़िया, प्लश, रश एंड फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, स्पेशली स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज खाने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेजर एडवर्स इफेक्ट हेमोरेज, ठीक है, हेमोरेज या इंक्रीज ब्लडिंग, तो ये दोनों की बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स किसी पेशेंट को दी जाती है तो आपने करना क्या है, वहाँ पर देखना है आपने पेशेंट के जो है वो मॉनिटर द साइन ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, रेक्टम और ब्लीडिंग एंड हेमोटोरिया, एपिस्टैक्सिस, एकाइमोसिस। तो एक्टिव ब्लीडिंग को आपने देखना है कि भाई कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, क्या ज़्यादा ब्लड क्लॉट जो है वो टूट तो नहीं गया, बिल्कुल ब्लीडिंग वगैरह तो स्टार्ट नहीं हुई, तो इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, हैव द अवेलेबल एंटीडोट फॉर द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई एंटीडोट क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का एंटीडोट क्या है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, हैव अवेलेबल ब्लड फॉर द इमरजेंसी यूज़, ठीक है। भाई आपने क्या करना है, अगर उस पेशेंट के लिए पहले से एक ब्लड का अरेंज भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसको ब्लीडिंग वगैरह हो तो उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए फ़ौरन आप उसको ब्लीडिंग वगैरह भी दूसरे ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करें। एडवाइज पेशेंट नॉट स्मोक, यूज़ इलेक्ट्रिक रेजर, शेव, यूज़ अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड कंट्रोल द सडन हेमोरेज बाय द डायरेक्ट प्रेशर 5 to 10 मिनट्स। ये 5 to 10 मिनट्स का जहन में रखना, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, काफ़ी स्लाइडों में हमने इसको डिस्कस किया, सेम स्लाइड रिपीट होती है। प्रोवाइड द जेंटली स्किन एंड ओरल केयर भी आपने करना है। एज मच एज पॉसिबल अवॉइड द फ्रिक्वेंट वेनो पंचर, और कोशिश करनी कि भाई बार बार किसी पेशेंट का जो वेन है पंचर नहीं करना, बार बार किनोला वगैरह इंजेक्शन वगैरह के लिए और उसके सुराख नहीं करना वेंस के अंदर, वरना फिर अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है उसकी वजह से। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल किसी को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दी गई हो तो एंड में आप उसको एवेलुएट करें कि हमने जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दी क्या उसका इफेक्टिवनेस हुआ है, क्या उस ड्रग्स का जो जिसके लिए चीज़ें दी गई है क्या वो क्लॉट लाइसिस हुआ, क्लॉट टूट, लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन, क्या वो क्लॉट्स टूट गए हैं, डिसोल्व हो गए हैं, तो ये चीज़ आपने एवेलुएट करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी ये वो ड्रग्स की बात हो रही है कि भाई एजेंट ट्रीट टू जो ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है, जिसको अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रेनिक्सोमिक एसिड,
ट्रांसजेमिक एसिड, जैसे ट्रांसजेमिन के इंजेक्शन आता है और ट्रांसजेमिक जो वो टेबलेट कैप्सूल आता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो हम मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें एक दो किस्म के ड्रग्स की बात करेंगे, अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसजेमिक एसिड। These are the fibrin stabilizer that maintain and stabilize the clot in the bleeding vessel. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट है उसका ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसके क्या करते हैं, ये जब मेडिकेशन ये वाली मेडिकेशन, जब ये वाली मेडिकेशन दी जाती है, तो ये क्या करते हैं, जो फेब्रिन होता है ये इस फेब्रिन को स्टिमुलेट करते हैं। फेब्रिन को स्टिमुलेट करते हैं तो फेब्रिन क्या करते हैं, वहाँ पर क्लोट्स बनाना शुरू कर देता है ताकि ब्लीडिंग वगैरह जो है वो रुक सके। तो ये दोनों ड्रग जो है फेब्रिन स्टेबलाइज़र है, फेब्रिन को स्टेबलाइज करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो आके उस इंजरी साइड पर आए और वहाँ पर क्लोट की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट कर दे ताकि वो ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए, ठीक है। अच्छा, द एजेंट टू ट्रीट द ब्लीडिंग विद प्रोटामाइन सल्फेट। देखो अभी वही ब्लीडिंग के लिए एक दूसरी बात की, द एजेंट टू ब्लीडिंग के लिए एक दूसरी मेडिकेशन आती है जो प्रोटामाइन सल्फेट। विद दिस एजेंट एंटागोनाइज द एंटीकोगुलिन इफेक्ट ऑफ हेपरिन। It is derived from the fish testis and is high in arginine content. The positive charge interact with the negative charge of heparin to form a stable inactive complex. देखो हेपरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है, ठीक है। तो हेपरिन की एंटीडोट की जगह आप क्या दे सकते हो, उस हेपरिन के इफेक्ट को रोकने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उसको प्रोटामाइन सल्फेट कहते हैं। हेपरिन हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, ताकि ब्लड जो है वो पतला हो सके और वो क्लोट रोक सके। अगर हेपरिन आपने इतनी ज़्यादा दे दी और अभी ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गए, तो उस हेपरिन के रोकने के लिए जो आप ड्रग्स दे रहे हो उसको हम प्रोटामाइन सल्फेट कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटामाइन सल्फेट कहाँ से हासिल होती है, फ़िश के टेस्टिस से ये हासिल होती है, वहाँ से ली जाती है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इस प्रोटामाइन सल्फेट के अंदर बहुत ज़्यादा आर्गिनिन मौजूद होता है, हाई इन आर्गिनिन मौजूद होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज हेपरिन के नेगेटिव चार्ज के साथ आपस में इंटरेक्ट करता है, तो उसकी वजह से उसका जो फंक्शन है हेपरिन का वो रुक जाता है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, काम उनका रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन के जो है वो भी ब्लीडिंग के लिए दी जाती है, ठीक है, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर को बनाता है हमारे लीवर के अंदर। जिस तरह हमने बात की क्लोटिंग फैक्टर आई थिंक 2, 7, 9 और 10, ये क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के के ज़रिए बनते हैं और ये क्या है, ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो तो हम विटामिन के भी देते हैं। विटामिन के इज़ गिवन टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ द ओरल एंटीकोगुलिन, ठीक है। अच्छा, ये विटामिन के किस लिए दी जाती है, ये अगर फॉर एग्जांपल ऐसी मेडिकेशन जो ओरली आप एंटीकोगुलेंट दे रहे हो, मतलब कोगुलेशन जो क्लॉट्स बने उनको रोकने के लिए, अगर आपने इतनी ज़्यादा एंटीकोगुलेंट ओरली दी है और अभी ब्लीडिंग वगैरह उसकी वजह से ज़्यादा हो रही है, तो ओरल एंटीकोगुलेंट के इफ़ेक्ट को, उसको फंक्शन को रोकने के लिए आप विटामिन के देते हो, ठीक है। क्या देते हो, विटामिन के। विटामिन के रिस्पॉन्स टू विटामिन के स्लो, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो 24 घंटों के अंदर होता है। ये विटामिन के जब दी जाती है तो ये अपना काम स्लो करती है, इसका रिस्पॉन्स 24 घंटों में होता है, ठीक है। तो 24 घंटों में फिर क्या करता है, जो ओरल एंटीकोगुलेंट आपने यूज़ किए तो उसके इफेक्ट को रोकता है, ठीक है। अच्छा, दिस इफ़ द इमीडिएट होमोस्टेसिस और द ब्लीडिंग कंट्रोल टू रिक्वायर द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एग्जाम के हवाले से। अगर आपने डायरेक्टली अपने होमोस्टेसिस को, बॉडी होमोस्टेसिस को मेंटेन करना है, ब्लीडिंग को रोकनी है और चीज़ों करोगे, तो आपने ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ करना है, ठीक है। जो एक होता है प्लाज्मा बैंक आते हैं ना, जो ब्लड बैंक होते हैं ना, वहाँ से वो हासिल किए जाते, पेशेंट को लगाए जाते ताकि वो फिजिशियन के ऑर्डर पर जब उसको ज़रूरत हो। तो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना, ठीक है, अब उसको रोकने के लिए ब्लीडिंग को। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स। देखो ये ड्रग्स क्यों दी जाती है, देखो लिपिड अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज़ और हार्ट की आर्टरीज़ होती है तो उनके अंदर प्लग बनाना शुरू कर देते हैं, प्लेट्स का प्लग बनते हैं और उनकी वजह से वो रास्ता जो कोरोनरी आर्टरीज वो ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का नुकसान होता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरफ पेशेंट जाता है।
तो उसको रोकने के लिए, ताकि वो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरह पेशेंट ना जाए, उसको हार्ट की मसल स्टार्ट ना हो, प्लग्स ख़त्म हो, तो उनको रोकने के लिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, अच्छा ये क्या, दीज ड्रग्स आर टारगेट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द एलिवेट ऑफ द सीरम लिपिड। अच्छा, ये जो हमारे ब्लड के अंदर सीरम लिपिड का लेवल जब बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल फैट्स इनका लेवल बढ़ जाता है, तो उनके लिए दी जाती है 4 क्लास यहाँ पर बताया गया है। एक रिसिन एंड बाइल एसिडिक सिक्विस्ट्रेंट एक क्लास, ये इस क्लास के अंदर 2 ड्रग्स आती है, कोलेस्ट्रामाइन के नाम से और कोलेस्टाइपोल के नाम से। ये दोनों ड्रग्स क्या करती है, जब ये ड्रग्स दी जाती है तो ये हमारे इंटेस्टाइन होता है ना, गट, उसके अंदर बाइल एसिड के साथ ये क्या होती है, बाइंड हो जाती है, बाइल एसिड के साथ बाइंड होती है और उसको फेसिस के ज़रिए बाहर निकालती है। ठीक है, ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो डाउन हो। अच्छा, फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसके अंदर ये भी एक अलग क्लास है, इसके अंदर 3 किस्म की ड्रग्स आती है, क्लोफिब्रेट और ग्रेमफिब्रोजिल के नाम से आती है, और तीसरा है फिनोफिब्रेट के नाम से। ये 3 किस्म की ड्रग्स जो होते हैं ये भी क्या कहती है, लिपिड्स को कम करने के लिए दी जाती है, ताकि वो जो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का जो प्लग्स बन रहे हैं उनको डिक्रीज़ करने के लिए। तीसरा यहाँ पर हमारे पास है HMG को-ए रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें तमाम वो ड्रग्स जिसके लास्ट में स्टैटिन आता है, तो उसको हम HMG को-ए रिडक्टेज इनहिबिटर कहते हैं। ये HMG को-ए क्या है, ये एक एंजाइम है। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि ये क्या है और किस तरह ये काम करता है। तो ये तीसरी क्लास हो गई। इस क्लास में कौन से आते हैं, एट्रोविस्टाटिन आता है, कैरिविस्टाटिन आता है, फ्लोविस्टाटिन, लोविस्टाटिन, प्रोविस्टाटिन और सिमिविस्टाटिन। तो जो भी सिमिस्टाटिन ड्रग्स आते हैं तो ये स्टाटिन ड्रग्स के कौन से ग्रुप में आते हैं, ये HMG को-ए रिडक्टेज में आते हैं। ठीक है, अब इनहिबिटर का जहन में रखना, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी। 3 क्लास हो गई। चौथा क्लास हमारे पास है नाइकोटेनिक एसिड, जिसके अंदर प्रोबोकॉल के नाम से आती है। तो इन तमाम ड्रग्स का काम ये है कि भाई लिपिड के लेवल को डाउन करना और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल उनके लेवल को डाउन करना, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर बनाना, ताकि वो प्लग्स वगैरह वो कम हो। अब आगे हम नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्टाटिन के हवाले से जहन में रखना, जो हमने कोए की बात की। देखो ये जो है ना, ये HMG को-ए ये एक एंजाइम होता है। क्या है, ये हमारे लीवर के अंदर मौजूद होता है और इसका काम क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल इन चीज़ों की सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। क्या है, ये क्या करता है, पहले नॉर्मल मैकेनिज्म को समझो कि ये HMG को-ए क्या है, ये एक एंजाइम है और ये ऐसा एंजाइम है कि जो हमारे लीवर के अंदर मौजूद होता है और कोलेस्ट्रॉल फैट्स को बनाता है। लेकिन जब हम इस स्टाटिन वाले ड्रग्स को देते हैं तो ये एजेंट क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इस एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, मार देगा। जब एंजाइम रोकेगा, इसके काम रोकेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस और कोलेस्ट्रॉल जो बन रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्टेज हो जाए, वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब रिडक्टेज, सॉरी ये पूरा नाम है HMG को-ए रिडक्टेज, इसका नाम है। ये मतलब कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्टैटिन ड्रग्स का काम क्या है, इस लीवर के अंदर इस एंजाइम को, इसके एक्टिविटी को रोक देती है। जब ये रुक जाता है और तो ये रुकेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा काम याद है, इनहिबिटिंग द इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इन द लीवर, द स्टाटिन डिक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड लोअर द LDL लेवल विद द लाइट और इंक्रीज ऑफ द HDL। देखो LDL का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखो 2 चीज़ें हैं। ये LDL जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है कि ये हमारे जो ब्लड है उनके अंदर, ख़ासतौर पर कोरोनरी आर्टरी इन जगहों पर कोलेस्ट्रॉल के क्लोट्स बनाना काम करता है, उनको जमा करता है, वहाँ पर क्लोट्स बनाता है। तो जब ये टेबलेट दी जाती है तो एक तो इसने एंजाइम को रोक दिया, दूसरा ये क्या करता है, इस LDL जो कोलेस्ट्रॉल है इनके लेवल को कम कर देता है। जब LDL का लेवल कम होगा मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल इसके लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। ये एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड से मुख्तलिफ जगहों से जो फैट्स है उनको पकड़ते हैं, लेकर आते हैं और लीवर में आते हैं, ताकि वो वहाँ पर डिज़ोल्व हो सके और वहाँ पर उनकी ब्रेकडाउन हो सके। ठीक है,
तो ये पॉइंट ज़हन में रखना कि एलडीएल के लेवल को कम करते हैं और एचडीएल के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी थेरेपेटिक इंडिकेशन की बात करें तो किस पेशेंट को दी जाती है? दीज एजेंट आर गिवन टू पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट को दी जाती है ख़ास तौर पर, एंड हाइपरलिपिडेमिया एंड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया पेशेंट, ठीक है। These statin are very effective in all type of hyperlipidemic, हर टाइप ऑफ हाइपरलिपिडेमिक्स हो तो वहाँ पर ये स्टैटिन ड्रग्स यूज होती है, और मोस्टली अगर आप देखें तो डॉक्टर इसी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट जो है तमाम लिपिडेमिक्स हाइपरलिपिडेमिया के इसके ऊपर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आयरन की बात हो रही है कि भाई अगर आयरन की कमी हो तो आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। आयरन प्रिपरेशन की बात, आयरन कैसे बना? आयरन इज़ इम्पोर्टेंट टू हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, लेकिन इस हीमोग्लोबिन के बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयरन की ज़रूरत है। जब तक ये आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा मतलब कम बनेगा, कम बनेगा तो रेड ब्लड सेल की साइज़ भी छोटी होगी, रेड ब्लड सेल भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट ये बताएगा कि आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन बगैर आयरन के नहीं बन सकता। अच्छा, दिस आयरन प्रिपरेशन आर, इसमें आयरन बनाने के लिए इसमें फ्यूरस सल्फेट दी जाती है, और फ्यूरस फ्यूमेराइड दी जाती है, फ्यूरस ग्लूकोनेट दी जाती है, ठीक है। तो ताकि आयरन जो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो। अच्छा, दोबारा यहाँ पर बात की गई है कि भाई साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है आयरन ड्रग्स देने की वजह से, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है। जब हमने ये 3 ड्रग्स की बात की ऊपर, यहाँ पर ये तीनों, इन ड्रग्स की वजह से, इन ड्रग्स की देने की वजह से इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। ये तो तीनों आयरन को बनाती है, लेकिन इसमें अगर कोई पेशेंट का है तो उसको नुकसान क्या हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, एपिगेस्ट्रिक पेन, गेस्ट्रिक अल्सरेशन एंड डार्कनिंग ऑफ स्टूल, तो ये हो सकते हैं, ठीक है। ये जहन में रखना। लिक्विड प्रिपरेशन कैन स्टेन द टीथ एंड द इंजेक्टेबल कैन आयरन कैन काज द टिश्यू डिक्लोरेशन अदर डिजीज। देखो, अगर आप लिक्विड देते हो ना, आयरन शरबत किसी पेशेंट को लिखकर, बच्चे को लिख कर दे, किसी को, अगर वो इस तरह डायरेक्टली उसको चम्मच के ज़रिए पिलाते हैं तो उसकी वजह से, आयरन की वजह से उसके दांत के ऊपर स्टेन, उसके ऊपर निशान वगैरह आ सकते हैं, स्टेन निशान वगैरह पड़ सकते हैं, दांत के येलो हो सकते हैं, निशान वगैरह आ सकते हैं उसके ऊपर। आयरन, ये साइड इफ़ेक्ट है, ये आयरन सिरप की वजह से होता है। और अगर आयरन इंजेक्टेबल किसी पेशेंट को लगाया जाए तो उसकी वजह से टिश्यू ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े तरीके से लगाने होते हैं। जब आयरन पिलाया जाता है तो स्ट्रॉ के ज़रिए दिया जाता है ताकि दांतों को टच ना करे और डायरेक्टली वो सॉलो हो और अंदर स्टमक के अंदर चला जाए। और अगर इंजेक्टेबल लगाया जाए तो इंजेक्टेबल ऐसे लगाया जाए ताकि वो सीधा के सीधा मसल्स के अंदर जाए, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ना आए, वरना से जो टिश्यू है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसका टिश्यू ख़राब हो जाएगा और उसकी वजह से डिजीज़ वगैरह भी हो सकते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा, अभी ड्रग्स इंट्रैक्शन की बात। देखो, आयरन जो है इसको कुछ ड्रग्स कुछ चीज़ों के साथ इनकी नहीं दिया जाता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि बाज़ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आयरन के काम, जो आयरन की वक्त चीज़ के लिए दिया जा रहा है, उसके फंक्शन को ही रोक देते हैं। जब आयरन का फंक्शन ही रोकेगा दूसरे ड्रग्स की वजह से, तो इसी को ड्रग्स इंट्रैक्शन कहते हैं। जब एक ड्रग्स दूसरे ड्रग्स के साथ दिया जाता है और वो उसके काम को, पहले वाला ड्रग्स दूसरे वाले ड्रग्स के काम को ही रोकते, तो इसको ड्रग्स इंट्रैक्शन कहते हैं। वे इसमें फॉर एग्जांपल आपने आयरन के साथ जो टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिमाइन, ये कंबाइन विद द आयरन प्रिपेयर्डनेस एंड रेदर देन द आयरन अनएब्जॉर्बल, ये इनके साथ नहीं देना क्योंकि ये आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है, ठीक है। अच्छा, एंटासिड और सिमेटाडाइन, ये भी आपने आयरन के साथ नहीं देना, ठीक है। डिक्रीज द आयरन ऑब्जर्प्शन ऑफ द इफेक्ट, इनकी वजह से भी क्या होता है, एंटासिड की वजह से भी क्या होता है, ये जब एंटासिड देते हैं ना तो इसकी वजह से स्टमक की जो एसिडिटी लेवल वो कम हो जाती है। स्टमक की एसिडिटी लेवल कम होगी तो आयरन की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। तो ये इनके साथ भी नहीं देना, मतलब इनके साथ एक साथ नहीं देना, आप 1 घंटा बाद या पहले दे सकते हो, लेकिन इनके साथ एक साथ नहीं दे सकते। फूड कैन इम्पेयर आयरन एब्जॉर्ब बट दे शुड बी टेकन विद द आयरन टू रिड्यूस द GI डिस्कम्फर्ट। देखो, फूड जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को
डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन आपने फिर भी आयरन को क्या करना है, खुराक के साथ खानी है, क्योंकि अगर आयरन को आप इस तरह खाएंगे, डायरेक्टली खाएंगे, तो उसकी वजह से आपको GI डिस्कम्फर्ट का शिकार हो सकते हैं। अभी मना भी किया है कि कौन से खुराक के साथ नहीं खा सकते। आप इसको जो वो खुराक जो दूध से मिलकर बना, मिल्क कंटेनिंग फूड है, कॉफ़ी, टी, एग्स, इनके साथ आप नहीं दे सकते। नॉट गिवन विथ आयरन बिकॉज दे डिले आयरन एब्जॉर्प्शन। इनकी वजह से जो आयरन एब्जॉर्प्शन होती है वो रुक जाती है, डिले हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है, ठीक है। बाकी खुराक के साथ आप दे सकते हो, आप लिखा भी है कौन से खुराक के साथ आप दे सकते हो। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पेशेंट को ये आप एज अ नर्स हो, आप पेशेंट कोई आयरन डिफिशिएंसी के साथ है, तो आप उसको मेडिकेशन दे रहे हो, तो उसको उसके साथ साथ आप उसको किस चीज़ की आप तरगीब दोगे। आपने पेशेंट को बताना कि भाई आपने ऐसे खुराक खाने हैं जिनके अंदर, ऐसे फूड खाने जिनके अंदर आयरन लेवल रिच हो, ज़्यादा लेवल हो, ठीक है। जैसे लाइक लीवर, लीन मीट, एग, याल्क। लीवर कहते हैं मतलब ये से जो बड़े गोश्त होते हैं ना, गाय, भैंस वगैरह, इनके जो लीवर वगैरह होते हैं, तो उनको उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा की तादाद में होता है, तो वो भी आप खा सकते हैं, जिसको हम कलेजी कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, लीवर की बात करें, लीन मीट, एग, याल्क, और ये चीज़ें जो होती है ये आपने वैसे भी खानी है, वेजिटेबल इनके साथ खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है, इसके अंदर आयरन ज़्यादा होती है, तो आयरन अगर डिफिशिएंसी वो आपकी पूरी हो जाएगी। आयरन पूरा होगा, हेमोग्लोबिन बनेगा, हेमोग्लोबिन पूरा होगा तो रेड ब्लड सेल सही तरीके से बनेंगे और काम करेंगे। एडमिनिस्टर द आयरन प्रिपरेशन orally with the food to decrease the GI discomfort। आयरन मेडिकेशन को फूड के साथ खिलाओ ताकि इसकी वजह से GI डिस्कम्फर्ट ना हो। If the increase the absorption is necessary, administer in the between the meals with the full glass of water or juice। अगर आप चाहते हैं कि आप आयरन मेडिकेशन का और उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन हो, तो आपने क्या करना है, खुराक के दरमियान, मील्स के खुराक के दरमियान खाना है, और फुल गिलास ऑफ वाटर या किसी जूस के साथ, मतलब आपने कोई थोड़ा खाना खा लिया, फिर आपने आयरन की मेडिकेशन खाई, ये पूरे गिलास पानी के साथ या जूस के साथ, और फिर आपने खाना खा लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑफर सिट्रस जूसेस बिकॉज द विटामिन सी कंटेंट कैन इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन। मतलब ऐसे खुराक जैसे जूस पियो जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद हो, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देती है। ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहन में रखना, ठीक है। मैं ये उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो आते हैं पेपर में, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। आयरन की ऑब्जर्वेशन के MCQs आ सकते हैं कि भाई आयरन ऑब्जर्वेशन किस चीज़ की वजह से फास्ट हो सकती है, विटामिन डी की वजह से, विटामिन ई की वजह से, विटामिन B12 की वजह से, विटामिन सी की वजह से। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, क्योंकि ये आयरन की ऑब्जर्वेशन को फास्ट कर देता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू swallow in the whole tablet and remain the upright for 30 minutes to prevent the esophageal corrosion from the reflex। देखो पेशेंट को बताना है कि भी आप जब भी टेबलेट खाएं तो फिर आप अपराइट मतलब बैठ जाएं 30 मिनट तक, ताकि प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब हो और ऊपर उसका जो कंटेंट है ऊपर एसोफेगिस के अंदर ना आए और एसोफेगिस को इरिटेट ना करे। अच्छा, डू नॉट एडमिनिस्टर आयरन टुगेदर विद और विद इन 1 आवर ऑफ द इंजेस्टिंग टेट्रासाइक्लिन एंटासिड मिल्क। अच्छा, वही बात है कि भाई आप लोगों ने इनको आयरन वाली चीज़ को, आयरन वाली खुराक को इन चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं देना। अगर देना भी या तो 1 घंटा पहले या तो 1 घंटा बाद, इस तरह देना है कि 1 घंटा वक्फा करना है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आयरन मेडिकेशन भी लिखी है, टेट्रासाइक्लिन भी लिखी है, एंटासिड भी या मिल्क कंटेंट, तो 1 घंटे का वक्फा रखें और फिर खाएं, ताकि एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन को डिस्टर्ब ना करें। Advise the patient to increase the fluid intake and consume fiber-rich food if the constipation become of a problem। अगर constipation वगैरह हो तो उसको पेशेंट को बताना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए ताकि constipation ना रहे। अच्छा, यहाँ पर दोबारा इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। warn the patient of the possible of iron poisoning if the tablet are left within the child। देखो आपने बच्चों के पहुँच से इन टेबलेट को, आयरन टेबलेट को दूर रखना है, वरना इसकी वजह से इनको नुकसान हो सकता है। और थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के लिए आपने प्रॉपरली इसको यूज़ करना है, जितना आपको डॉक्टर ने बताया, ख़ुद से इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इफ़ द इंजेक्शन ऑफ द पेरेंटल आयरन प्रिपेयर्डनेस इंजेक्ट द डीप IM यूटिलाइजिंग द Z ट्रिक मेथड।
टू अवॉइड द लीकिंग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में लेके तो आपने जेड ट्रैक मेथड को आपने यूज़ करना है आयरन इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए। जेड ट्रैक मेथड आप देखेंगे, आप उसको गूगल पर लाजमन सर्च करें, आपको एकदम पिक्चर वहाँ पर आ जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा जेड ट्रैक मेथड क्या होता है। ठीक है, उस मेथड के ज़रिए क्या होता है कि वो मेथड आपने यूज़ करना है, उस मेथड से आपने आयरन की इंजेक्शन लगाना है ताकि वो प्रॉपर कहाँ तक पहुँचे, वो प्रॉपर टिश्यू तक पहुँचे, प्रॉपर मसल्स तक पहुँचे, टिश्यू में वो ना है। अगर वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लिखा जाएगा तो सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या हो जाएगा, वो डिस्कलरेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी कलर ख़राब वगैरह हो जाएगा। ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाएगी, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, पेशेंट ऑफर द स्ट्रो इफ़ द गिवन टू लिक्विड, अगर पेशेंट को आपने लिक्विड फॉर्म में आयरन दे रहे हो तो आप उसको बताना कि स्ट्रो का इस्तेमाल करो, डोज निकालो, उसके हिसाब से फिर स्ट्रोक से आप उसको पियो ताकि वो आपके दांतों पर ना लगे और वो डायरेक्ट अंदर चले जाए। ठीक है, टू प्रिवेंट द रिड्यूस द अलार्म एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट द स्टूल मे टर्न ब्लैक और डार्क। आप इस पेशेंट को बताना है कि भाई आयरन मेडिकेशन या आयरन इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या हो सकता है, आपके स्टूल ब्लैक भी हो सकते हैं, डार्क ग्रीन भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, ये हार्मलेस है और ये इस मेडिकेशन की वजह से होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रखना है। अच्छा, लास्ट में है एवल्यूएशन। द नर्स एवल्यूएट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग्स थेरेपी बाय द एडमिनिस्ट्रेड determining that the client is not a fatigue with the absence of a pallor and with a hemoglobin result within the desired range। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेशेंट को भाई आयरन डिफिशेंसी के लिए आयरन टेबलेट वगैरह दिए या इंजेक्शन लगाए, फिर एट द एंड में आप उसको एवेलुएट करेंगे कुछ वक्त के बाद, हाँ कि भाई जिस चीज़ के लिए मैंने ये मेडिकेशन दी है क्या वो काम पूरा हुआ, आयरन के उसने पूरा हुआ उसके मुताबिक, क्या अभी क्लाइंट को कोई फटीक थकावट तो नहीं है, उसका जो स्किन है वो पेलर वगैरह तो नहीं है। हीमोग्लोबिन की रेंज को देखेंगे कि हीमोग्लोबिन CBC की रिज़ल्ट देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का रेंज कितना है। तो ये तमाम चीज़ें लास्ट में एवेलुएट करना है। मिसाल के तौर पर आपका गोल अचीव हुआ या नहीं। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो भाई ये एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये आपको तो सिंपल सी पता है कि एरिथ्रोपोइटिन क्या है। ये अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन की बात करें, आपको पता है कि एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी किडनी बनाती है। क्या बनाती है? हमारी किडनी। और इसका काम क्या है कि बून मेरो को स्टिमुलेट करना कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ा दे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप ये माने अगर एक पेशेंट है जिसकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, रीनल फेलियर के साथ है, तो फिर उन पेशेंट को ये मेडिकेशन दी जाती है, जैसे इपोजिन के नाम से मेडिकेशन आती है। इपोजिन क्या है? इपोजिन बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन होती है, आर्टिफिशियल एरिथ्रोपोइटिन होती है। और जब किडनी रिलीज़ नहीं करती तो उसको फिर आर्टिफिशियली दिया जाता है ताकि वो बून मेरो को स्टिमुलेट करे, ताकि वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करे। दिस ड्रग्स एक्ट लाइक द नेचुरल ग्लाइकोप्रोटीन एरिथ्रोपोइटिन टू द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द बून मेरो। ठीक है, आपको दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दी कि नॉर्मल में क्या होता है, किडनी बनाती है, जब किडनी काम नहीं करेगी तो फिर ये मेडिकेशन आर्टिफिशियली दिया जाता है ताकि वो एरिथ्रोपोइटिन की तरह काम करे, और ये भी एरिथ्रोपोइटिन आर्टिफिशियली होती है। अच्छा, इसमें क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें, भाई आप इसको क्या सकते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हो, इंटरवेनसली देते हो। अच्छा, किस लिए देते हो? ताकि एनीमिया की ट्रीटमेंट हो। एनीमिया ट्रीटमेंट किसके साथ? रीनल फेलियर के साथ। एक पेशेंट है रीनल फेलियर के साथ है, ठीक है, या डायलिसिस हो रहा है तो उसकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगा, बोन मेरो को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम करेगा, पेशेंट एनीमिया की तरफ जाता है। तो रीनल फेलियर की वजह से जब कोई एनीमिया में होता है तो उसको फिर ये मेडिकेशन दी जाती है ताकि वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन प्रॉपर्ली स्टिमुलेट हो और एनीमिया की कमी ना हो। It is also used in patient for blood transfusion to decrease the need for the blood is a surgical patient। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई जिस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो उनको भी दिया जाता है ताकि बाद में उनको सर्जिकल पेशेंट को उसको अगर बाद में सर्जरी हो, अगर उसको दोबारा फिर ब्लड की ज़रूरत ना पहुँचे ताकि वो ख़ुद से रेड ब्लड सेल उसकी बॉडी बनाए। एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, इसकी बात करें कि भाई इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका इफेक्ट हो सकता है कि हेडेक हो सकता है, फटीग,
एस्थीनिया हो सकता है, ठीक है। एस्थीनिया क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको, एक पहले इसको समझना। डिजीनेस हो सकता है, सीजर हो सकता है। दिस आर ड्यू टू द सेलुलर रिएब्सॉर्प्शन ऑफ द टू द ग्लाइको प्रोटीन। इसकी रिस्पॉन्स की सेलुलर रिस्पॉन्स की वजह से ये होता है, मतलब इसका साइड इफेक्ट इन चीज़ों के ऊपर होता है। जीआईटी के ऊपर होता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया भी हो सकती है इस मेडिकेशन की वजह से। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसकी हाइपरटेंशन भी हो सकती है। एडिमा, चेस्ट पेन ड्यू टू द इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल की अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा की तादाद में आप ये मेडिकेशन दे दो और रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा बने, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब रेड ब्लड सेल नॉर्मल ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो ब्लड उसकी वजह से थिक हो जाएगा। जब ब्लड की थिकनेस बढ़ेगी तो इसकी वजह से चेस्ट पेन वगैरह ये हो सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन ये वगैरह, ब्लड गाढ़ा होगा तो फिर इसकी वजह से ये चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है। एस्थीनिया किसे कहते हैं इसको ज़रा समझो। अच्छा, ये एस्थीनिया ऐसी कंडीशन को कहते हैं, इसमें क्या होता है इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। चाहे उसका जो मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल क्यों ना हो, चाहे उसके मसल नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन उसको फिर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। इस कंडीशन को एस्थीनिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इस मेडिकेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है। अच्छा, लास्ट हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन की बात हुई है कि भाई इसको आप सबकुटेनियसली भी देते हो, आईवी देते हो, वीक में 3 टाइम आपने इसको देना है, ठीक है। और मॉनिटर द आईवी एक्सेस लाइन ऑफ गिवन आईवी। जब आप आईवी देते हैं तो प्रॉपर उसको दे के प्रॉपरली सही है या नहीं। डो नॉट मिक्स विद द अदर सोल्यूशन, किसी और सोल्यूशन के साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना। डिटरमाइन द डिटरमाइन द पीरियोडिकली, मतलब इसको वक्फे के साथ आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है, ताकि हेमेटोक्राइट्स एंड आयरन स्टोर ड्यूरिंग थेरेपी। इस थेरेपी के दौरान हेमेटोक्राइट्स का लेवल कितना है, आयरन कितने स्टोर हुए हैं, इन चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से देखना है। इफ़ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ड्रग्स, इवैल्यूएट द काज ऑफ एनीमिया। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट इस ड्रग्स की वजह से उसका एनीमिया कवर नहीं हो रहा, उसके हेमेटोक्राइट्स प्रॉपर नहीं हो रहे, मतलब उसको रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही, तो फिर आपने इसको देखना है कि भाई ये एनीमिया किसी और वजह से तो नहीं है, वो भी देखना है, ठीक है। अच्छा, मेंटेन द सीजर्स प्रिकॉशन ऑन द स्टैंड बाय द सीज़र कैन बी ओकर। अगर फॉर एग्जाम्पल सीज़र वगैरह उनको झटके वगैरह आते हैं तो उनका अपनी प्रॉपर्ली प्रिकॉशन करना है, उनका एहतियात करना है। प्रोवाइड द कंफर्ट मेजर लाइक अ स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग एंड पेन मेडिकेशन फॉर अ हेडेक, ठीक है। सिंपल से प्रोवाइड थ्रू द हेल्थ टीचिंग एंड नीड फॉर द लाइफ टाइम इंजेक्शन। तो इन चीज़ों की वजह से उनको थोड़ा टीचिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है वो रीनल फेलियर का पेशेंट है तो आपने उस पेशेंट को समझाना है कि भाई ये जो मेडिकेशन है ये आपने इस्तेमाल करनी है और ये तब तक इस्तेमाल होगी जब तक आप ज़िंदा हैं, क्योंकि किडनी के लिए ये किडनी नहीं कर रही काम, ये जिसको प्रोड्यूस नहीं करी तो इसको हम आर्टिफिशियली देते हैं ताकि ये आपकी किडनी की किडनी के लिए काम कर सके और आपकी ब्लड प्रोडक्शन प्रॉपर मेंटेन हो और आपका एनीमिया कवर हो। अच्छा, लास्ट हमारे पास है कि एरिथ्रोपोइटिन की बात हो रही है कि मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। फिर देखने भी हमने जब ये एरिथ्रोपोइटिन ड्रग्स दिए क्या इसकी वजह से हीमोग्लोबिन उसका प्रॉपर हुआ, इंक्रीज़ हुआ, जितना रिक्वायरमेंट था उस लेवल तक आया या नहीं, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। यहाँ पर ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।